जी, आज का जो हमारा चैप्टर है करिकुलम का है। ये लास्ट चैप्टर है। एक चैप्टर मैंने इसमें थोड़ा मिस किया है, वो रिसर्च का किया है कि रिसर्च बहुत वास्ट है, उसकी एमसीक्यूज के ऊपर ही जो बात होगी सो बात होगी। तो करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका तकरीबन इस चैप्टर में से आपके 20 नंबर के एमसीक्यूज इसमें से आने हैं। 20 मोर देन 20 मार्क्स के एमसीक्यूज इसमें से आने हैं। और ये मुश्किल भी कोई नहीं है, और चैप्टर भी बहुत शार्ट सा है। और इंशाल्लाह हम इसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। वर्ड यूज होता है करिकुलम डेवलपमेंट। अब करिकुलम डेवलपमेंट जो है ना, ये बहुत इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। यानी करिकुलम की ईच एंड एवरीथिंग, यानी अगर हम कहें ना करिकुलम के चैप्टर का नाम क्या है, तो करिकुलम के चैप्टर का नाम ही करिकुलम डेवलपमेंट है। वो सिलेबस अंदर लिखा होता है करिकुलम डेवलपमेंट। उसके लिए कोई आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं करना, बल्कि आपके पूरे चैप्टर को करना पड़ता है। अब यहाँ पे पहला कंसेप्ट है करिकुलम, सिलेबस एंड कोर्स, इनके अंदर क्या फर्क है। तो सवाल एक पूछा गया कि क्या, इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछा गया कि क्या आपने करिकुलम को देखा हुआ है। स्टूडेंट ने कहा जी मैंने देखा हुआ है। उन्होंने कहाँ देखा, उन्होंने कहा जी मैंने अपनी किताब के अंदर देखा। किताब के अंदर मौजूद जो कंटेंट लिखा हुआ है, क्या वो करिकुलम है? वो बिल्कुल करिकुलम नहीं है। और ये सवाल जो है, ये जवाब जो था, एस्पायरेंट ने गलत उसका तशरीह की थी। करिकुलम बेसिकली एक ऐसा दिबाइशा है जो बड़े बैठ के उस सेट करते हैं कि इस नेशन को, इस कौम को हमने क्या पढ़ाना है। यानी जहाँ पे एजुकेशनल पॉलिसी बन रही होती है, जहाँ बड़े स्टेक होल्डर जैसे फेडरल गवर्नमेंट प्रपोज करती है कि नए करिकुलम को बनाया जाए, नए करिकुलम को। अब वो वाले बैठ के वहाँ कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, कुछ चीजें बनाते हैं कि हम इस नेशन को अगले 10 सालों में इस चीज के अंदर एक्सपर्ट देखना चाहते हैं, ये चीजें सिखाना चाहते हैं। इसके ऊपर बैठ के, थिंक टैंक बैठ के, इसके मुतालिक जो है वो कुछ पॉइंट्स और कुछ तशरीहात करते हैं कि क्या क्या चीजें सिखाई जाएं। तो ये एजेंडा, इस नेशन को हम ऐसे बना सकते हैं, ये चीजें होनी जरूरी हैं, इस ये इनकी बेस है, इस तरफ लेके जाना है तो ये करना जरूरी होगा। वो फिर जो है ना, वो जो डिवाइचर सा बनाते हैं, फिर वो फेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, पीटीसीबी या आजकल पैक्टा को देते हैं, और पैक्टा जो है वो उनके ऊपर उसकी बुक्स बनाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली करिकुलम है। करिकुलम एक लैटिनी जबान का वर्ड है, टर्म है। तो करिकुलम विच मींस रनवे, पाथ आर कोर्स। ठीक है, चलने का वो जगह जहाँ, चलने की जगह आप कह लें, चलने रास्ता है। करिकुलम एक पाथ है जिसके ऊपर चल के हम अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। करिकुलम एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर चल के हम, इसका कोरेरे के वर्ड रेस, इसको एक यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है कोर्स ऑफ ए रेस, कोर्स ऑफ ए स्टडी। तो बहरहाल आप ये जहन में रख लें कि करिकुलम एक रास्ता है जिसके ऊपर चलकर कोई भी तालिब इल्म अपनी मंजिल पे पहुंचता है। करिकुलम जो है परिस्पेक्टिव इन नेचर होता है कि आप इसके मुतालिक अपनी राय दे सकते हैं। और ये सब टीचर्स के लिए सेम होता है, यानी ऊपर से जो करिकुलम बनता है वो सब के लिए सेम है। इसका एक खास विजन होता है, यानी करिकुलम के बैक पे ना विजन होता है कि भाई इस कौम को हमने क्या सिखाना है, इस कौम को हमने क्या बनाना है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी 1992 के अंदर पहली दफ़ा जो है वो कंप्यूटर की तालीम के ऊपर फोकस किया गया। अब 1992 के अंदर जब कंप्यूटर की तालीम के ऊपर बात की गई होगी, तो वो, अब ये सिर्फ बात कर दी, इसके पीछे विजन क्या था कि हमने कितनी के एजुकेशन कंप्यूटर के मुतालिक अपनी नेशन को देनी है। वो जो बात, वो विजन था। और विजन यानी करिकुलम के अंदर विजन सेट हो रहा होता है। इट इज़ अ प्लान टू अचीव अवर गोल, ये प्लान होता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब 17th सेंचुरी के अंदर द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ने फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूज किया था, करिकुलम जो हम कहते हैं। तो फर्स्ट कार्ड कोर्स ऑफ स्टडी इन 1633 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। द प्लान ऑफ व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न, बेसिकली करिकुलम एक ऐसा प्लान है कि स्टूडेंट को क्या लर्न करना चाहिए। इसके अंदर गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, कंटेंट होता है, असेसमेंट फॉर ऑल कोर्सेज इन द स्कूल और डिस्ट्रिक्ट। तो अब करिकुलम सब कुछ होता है। अब ये कंटेंट के ऊपर मबनी नहीं है। करिकुलम के अंदर ये भी होता है कि इस कंटेंट को असेस कैसे करना है, इस कंटेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। तीन चीजें होती है ना, एम। वैसे तो करिकुलम जो है ना गोल एम होता है, लेकिन उस एम के अंदर ये होगा कि हमारे गोल्स क्या बनेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, हमने इसको असेस कैसे करना है और किस लेवल पे जाके करना है। इट इज टिपिकली डेवलप्ड बाय अ टीम ऑफ एजुकेटर। और ये बड़े बड़े थिंक टैंक होते हैं, वो बैठ के पॉलिसी बनाते हैं। उसके ऊपर फिर एजुकेटर्स और स्टेक होल्डर्स जो है वो एजुकेशनिस्ट टाइप जो लोग होते हैं,
वो बैठ के उसके मुताबिक करिकुलम डेवलप करते हैं। फादर ऑफ करिकुलम जो है वो स्मिथ को कहा जाता है। कहीं पे इसके मतलब टेलर भी लिखा होता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट करिकुलम मॉडल जो दिया था ना वो दिया था टेलर ने, और जो फादर ऑफ करिकुलम है इसको आप समेत कह दें। मॉडर्न कंसेप्ट ये है कि इट डज नॉट मीन ओनली एकेडमिक सब्जेक्ट विच आर ट्रेडिशनली टॉट इन स्कूल। करिकुलम का मतलब ये नहीं कि जो हमें स्कूल के अंदर सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं ये करिकुलम है, बल्कि इसके अंदर सम ऑफ एक्सपीरियंस, सम ऑफ टोटल एक्सपीरियंसेस दैट पीपल रिसीव थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज इन स्कूल। वो तमाम एक्सपीरियंसेस, तमाम चीजें जो एक तालिब इल्म इदारे से, स्कूल से सीखता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से सीखता है, वो सारा करिकुलम है। इसके अंदर यानी इट इज सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, वो तमाम एक्टिविटीज जो एक चार दीवारी के अंदर, एक स्कूल के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही हैं, वो बेसिकली करिकुलम है। जीएफ कर क्या कहता है कि ऑल लर्निंग विच इज प्लान, हर वो लर्निंग जो प्लान्ड हो, गाइडेड हो बाय द स्कूल, वेदर स्कूल की तरफ से, वेदर इट इज गाइडेड, चाहे वो ग्रुप के अंदर हो, चाहे इंडिविजुअली हो, चाहे क्लासरूम के अंदर हो, चाहे क्लास से बाहर हो, चाहे स्कूल के अंदर हो, स्कूल से, वो तमाम एक्टिविटीज जो प्लान्ड एक्टिविटीज किसी भी बच्चे को इदारे की तरफ से सिखाई जा रही हैं, ये करिकुलम। ठीक है, करिकुलम की बात को समझ रहे हैं। देखिए अब हम कहेंगे ये स्पोर्ट्स, ये भी ऊपर से बैठ कर डिसाइड हो रहा होता है ना कि हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करेंगे। साल में एक दफा जो है वो एनुअल स्पोर्ट्स गाला हुआ करता है, स्पोर्ट्स की डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स की कंपटीशन होते हैं। अब ये एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज भी एक प्लान का हिस्सा है कि हमने इस कॉम को ये, अब जैसे अब ये देख लें कि हमारा, अब तो नहीं शायद, लेकिन हमारा सारा फोकस कुछ अर्सा पहले क्रिकेट पे रहा। क्रिकेट मैच को, कॉम को जो है ना वो, जो गवर्नमेंट्स है वो कॉम को क्रिकेट दिखा रही है, क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है। अब यही काम अगर हम हॉकी के लिए भी तो कर सकते थे, यही काम फुटबॉल के लिए भी तो कर सकते थे, लेकिन उस चीज के लिए एक प्लान के ये चीज कॉम को दिखाई जा रही है, और फिर उसी के स्टेडियम बन रहे हैं, फिर उसी चीज को हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हर कहीं उससे कंपटीशन हो रहा है, उसी को प्रमोट किया जा रहा है। बेसिकली प्लान्ड एक्टिविटीज हैं। इस तरह करिकुलम जो है इसका अरबी में कहते हैं मिनहाज, ये जो मिनहाज मदारिस कादरी साहब के हैं, तो मतलब ये मिनहाज अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है करिकुलम। अब करिकुलम की डेफिनेशन क्या होगी? इज अ प्लान और फ्रेमवर्क दैट गाइड ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज विद एन इंस्टीट्यूशन। ये करिकुलम बेसिकली गाइड करता है कि एक इदारे के अंदर हमें क्या कुछ पढ़ाना है। अब करिकुलम की खसूसियत क्या होनी चाहिए, कैसा करिकुलम होना चाहिए? करिकुलम कंप्रीहेंसिव हो, बड़ा वजाहत वाला हो, अंडरस्टैंडिंग वाला हो, उसकी समझ आ जाए। लॉन्ग टर्म करिकुलम ये नहीं, आज ये जो मैं कहता हूँ आज मैंने बच्चों को आपको ये पढ़ाना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। बच्चों मैंने इस सेशन बैच 9 के अंदर आपको ये पढ़ना है, मेरा ऑब्जेक्टिव, ये मेरा जो है ना वो इसको क्या बोलेंगे हम, जो इसको गोल बोलेंगे। और मैं जो आपको पूरी लाइफ के अंदर जो सिखाना चाहता हूँ कि जो मेरा एम है, एम क्या है कि इस एजुकेशन सब्जेक्ट को इतना आसान कर दो या इसके ऊपर इतना क्वालिटी का काम किया जाए कि मतलब चंद लोगों के अंदर मेरा नाम हो कि वो जो इसके ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ये जो करिकुलम है एक लॉन्ग टर्म होता है, छोटी सी बात नहीं होती। इंक्लूसिव ऑफ मल्टीपल कोर्सेज, इंक्लूसिव होता है जो बहुत चीजों को संभाले यहाँ पे, ठीक है। यानी मुख्तलिफ कोर्सेज को, सब्जेक्ट्स को आपस के अंदर समा के, और जो है वो मकसद अचीव हो रहा हो, तो ये करिकुलम होता है। तो अब लॉन्ग टर्म क्या है कि डायरेक्शन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, छोटे से पीरियड के लिए नहीं होता। यानी करिकुलम जो बनाया जाता है ना, ये कम से कम 10 साल की प्लानिंग होती है कि हम इस नेशन को अगले 10 साल में कहाँ पे लेके जाना है। ऑफन years और इवन डिकेड्स, समटाइम ये सालों का, समटाइम ये सदियों, दहाइयों तक का होता है। यानी दहाइयों के अंदर जो है ना वो चीजें तय की जा रही होती हैं। जैसे देखिए, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे खड़ा किया कि इन्होंने प्लान किया था कि हम 100 साल तक, अगले 100 साल तक, यानी 1925 के अंदर लंदन के अंदर, यूके के अंदर अंडरग्राउंड ट्रेन चल पड़ी थी। उन्होंने अंडरग्राउंड करनी चीजें शुरू कर दी थी। पार्किंग प्लाजा यूएसए के अंदर, जो कि इतनी, जो खुला एक मतलब रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, और वहां पे पार्किंग प्लाजा आज से जो है वो 30 साल पहले जो है वो बना दिए गए थे अंडरग्राउंड, कि कल को मुस्तकबिल के अंदर हमें जो है ना वो पार्किंग की जरूरत होगी और हमारे पास जगह नहीं होगी। अब ये वाली चीजें यानी जो हम डिकेड्स को मद्देनजर रख के हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो लॉन्ग टर्म होता है। इट इंक्लूड्स मल्टीपल कोर्सेज, इसके अंदर मल्टीपल कोर्सेज, सब्जेक्ट्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, और बहुत सी और चीजें मिलके ऑल राउंडेड एजुकेशनल फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट की चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं।
पहला जो पाकिस्तान के अंदर करिकुलम डेवलप हुआ था, ये 1975 से 76 हुआ था। जैसे हमें पता है कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। पाकिस्तान बाकायदा तौर पे कब आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान बाकायदा तौर पे 1956 के अंदर आज़ाद हुआ था। यानी 1947 से लेके 1956 तक 9 साल तक हमारे तमाम लॉज, तमाम कानून जो थे वो यूके के थे। यानी वो जो इंग्लिस्तान की गवर्नमेंट थी, उनके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके जो रूल्स थे वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट थे, वही सब कुछ थे, जब तक हम बाकायदा हमने पहला आइन नहीं बना लिया था। फिर हमने 1956 के अंदर अपना पहला आइन बनाया था। हम तब प्रॉपर आज़ाद हुए थे कि हमने अपने कानून की तशरीह की थी। लेकिन फिर भी उसको अगले ही साल जो है वो सिकंदर मिर्जा ने उसको कर दिया। हम खैर उस हिस्ट्री की तरफ नहीं जा रहे। तो इसी तरह हमारा करिकुलम जो है 1975 के अंदर जो है वो डिवेलप हुआ था। और ये 1984 या 85 में रिवाइज हुआ, फिर उसके बाद 94 से 95, फिर 2002। लेकिन एट द एंड ये 2006 के अंदर जो है ना वो प्रॉपर इसको नेशनल करिकुलम 2006 डिवेल्प बाय 24 कोर सब्जेक्ट्स, जो शामिल ग्रेड 1 से ग्रेड 12 था। दिस वाज स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल। यानी 2006 के अंदर इसको यही अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट में करिकुलम जो डेवलप हुआ है, तो उसको कब, वो 2006 के अंदर है। अच्छा, अब आते हैं, ये था करिकुलम के हवाले से। अब बात करते हैं कोर्स के हवाले से। अब पहले तो ये समझो करिकुलम एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वो तमाम प्लान्ड एक्टिविटीज जो हमें गाइड करती हैं कि हम एक इदारे के अंदर या स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है और स्टूडेंट को क्या बनाना चाहते हैं, और तमाम एक्टिविटीज इसके अंदर शामिल हैं। ये हमारे पास ये क्या हो गया, ये करिकुलम हो गया। अब करिकुलम जो कोर्स होता है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार बेटा, आप 8वीं क्लास का कल कोर्स आपने लेके आना है। अब 8वीं क्लास के कोर्स में क्या होगा, आप मार्केट में जाएंगे, आप वहाँ पे जो है ना वो उन्हें कहेंगे 8वीं क्लास का कोर्स दे दें, उसके अंदर 8 किताबें होंगी। तो वो 8 किताबें कौन सी है, उर्दू, इंग्लिश, रियाजी, मुतालिया पाकिस्तान, साइंस हो गई, उसके अलावा और कौन सी चीज़ें होती है, अरबी, कंप्यूटर, जो भी है। आप 8 सब्जेक्ट जो है वो वहाँ से बोले। बेसिकली आप क्या लेके आए, कोर्स लेके आए हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जहाँ पे मिले हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो है वो जो स्कूल के अंदर पढ़ाए जाने हैं, तो वो कोर्स है कि इसका कोर्स क्या है, यानी कितने सब्जेक्ट हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल करिकुलम का पार्ट है, करिकुलम का हिस्सा है। ईच कोर्स हैज इट्स ओन सेट ऑफ गोल। अब हर कोर्स जो होगा उसके अपने गोल्स होंगे, अपने ऑब्जेक्टिव होंगे, कंटेंट होगा, असेसमेंट होगी। भाई मैं कर रहा हूँ, बीएड कर रहा हूँ, ठीक है। अब बीएड का कोर्स लेते हैं। अब बीएड के कोर्स के अपने गोल्स होंगे कि इन बच्चों को हमने अच्छा टीचर बनाना है, इन इन बच्चों को अच्छा स्कूल टीचर बनाना है। और अच्छा स्कूल टीचर बनाने के लिए हम इनको साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, हम इनको फिलॉसफी पढ़ाएंगे, हम इनको रिसर्च पढ़ाएंगे, हम इनको करिकुलम असेसमेंट पढ़ाएंगे। अब ये सारी चीज़ें यानी कंटेंट उस कोर्स के लिए डिसाइड किया जा रहा है कि ये वाला कोर्स करवाने के लिए ये चीज़ें इंक्लूड करेंगे, तो हम वो जो गोल्स हैं हमारे कि इनको अच्छा टीचर बनाना है वो बना सकते हैं। और फिर इनकी असेसमेंट कैसे करेंगे, हम इनकी असेसमेंट करने के लिए हम इनको टीचिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। हम 2 महीने के लिए हमें डिफरेंट इदारों के अंदर भेजेंगे। हम इन बच्चों को जो है वो इनको इनसे क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन करवाएंगे। हम इन बच्चों से एक छोटा सा रिसर्च थीसिस लिखवाएंगे 30-40 पेजेस का, ताकि इन बच्चों को पता चल जाए रिसर्च होती क्या है। तो ये जो सारी चीजें कोर्स के अंदर हो रही हैं, ये क्या हो रही है, कोर्स, यानी कोर्स एक करिकुलम का पार्ट है। और हर डिग्री के लिए एक स्पेसिफिक कोर्स होगा, और उस कोर्स के गोल्स, उन स्कूल के ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, असेसमेंट, सब कुछ उसके लिए मुख्तलिफ होगी। इंजीनियरिंग की डिग्री करते हैं तो इंजीनियरिंग के लिए हम इन बच्चों को प्रैक्टिकल करवाएंगे, और प्रैक्टिकल के लिए हमने इनको ये मशीनें हैं, ये इन मशीनें इनको चलाना सिखाएंगे, जनरेटर बनाना सिखाएंगे, मोबाइल चार्जर बनाना सिखाएंगे, फलां ट्रांजिस्टर की कैसे काम करता है, फलां कैसे काम करता है, ये चीज़ें सिखाएंगे। अब वो कोर्स, वो इंजीनियरिंग का वो जो चीज़ें हैं वो इंजीनियरिंग के अंदर शामिल है। डिटेल कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर अ क्लास, ये डिटेल कंटेंट होते हैं इसके अंदर कि एक क्लास को एक हम क्या पढ़ाना है। यानी कोर्स इज अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन विद डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एंड ड्यूरेशन। स्पेसिफिक होता है हर डिग्री के लिए, हर प्रोग्राम के लिए मुख्तलिफ होता है। और उसके अंदर उसके डेफिनेट पता होता है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, कंटेंट क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, कैसे असेसमेंट करेंगे, ये सारा कुछ इसके अंदर शामिल होता है। की एलिमेंट क्या है, एक तो टाइटल होगा, हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिक कंटेंट होगा, उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा, उसके उसके लिए एक डिजाइन स्ट्रक्चर, इसको कौन पढ़ाएगा, एंड उसका एक टाइम फ्रेम होगा, इस सेमेस्टर में खत्म करनी है, इस साल में खत्म करनी है, ये टाइम फ्रेम होगा। तो ये कोर्स होता है। यानी 8वीं क्लास एक साल के अंदर बच्चों को ये किताब पढ़ानी है, ये फलां सब्जेक्ट की फलां किताब, ये 6 किताबें एक साल के अंदर बच्चों को पढ़ानी है। उसके बाद उनको असेस करना है, और उसको करने के बाद बच्चे बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
वो कर चुके होंगे, बच्चे इंग्लिश वोकेबलरी के इतने वर्ड्स जो हैं वो सीख चुके होंगे, ग्रामर से बच्चे इतना कुछ जान चुके होंगे, उर्दू बच्चों की कम्युनिकेशन ऐसी हो चुकी होगी, मैथ के ही कंसेप्ट बच्चे जान चुके होंगे। अब ये सारी बातें जो है ये कुछ कोर्स के अंदर की जा रही होती हैं। इज इट क्लियर? आपको समझ आ रही है मेरी बात की? करिकुलम और कोर्स के अंदर किसी को कोई मसला तो नहीं? उसके बाद हमारे पास है सिलेबस। अब सिलेबस क्या है? देखिए, सबसे पहले कौन सी बात हम कर रहे थे? करिकुलम। फिर किसकी बात कर रहे थे? कोर्स। और फिर किसकी बात कर रहे हैं? सिलेबस की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब सिलेबस के अंदर ना एक बात याद रख लें, सिलेबस हम कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की जो आउटलाइन होती है, और वो आउटलाइन उसका सिलेबस होता है। यानी मैं इससे पहले आपको कहता हूँ कि बेटा, आपका जो पीपी एफपीएससी का एग्जाम होना है उसका ये सिलेबस है। अब वो सिलेबस जो है उसके अंदर आपको आउटलाइन ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये वाले, ये इतने टॉपिक आपका सिलेबस है। इतने टॉपिक आपका सिलेबस है। वो आउटलाइन, वो स्पेसिफिक आउटलाइन जो है, जो आपने कवर करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, वो वाली द कंसेप्ट, द असाइनमेंट दैट विल बी गिवन एंड द ग्रेडिंग क्राइटेरिया, सारी चीजें जो है वो किस में आएंगी? सिलेबस के अंदर आएंगी। इट विल डेवलप बाय द इंस्ट्रक्टर फॉर ईच कोर्स। और हर कोर्स का जो इंस्ट्रक्टर है वो उसको डेवलप करता है। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होती है, यानी इसको वजाहत करते हैं हम। और एग्जाम बोर्ड डिसाइड, जो बोर्ड्स हैं, जैसे आप इंटरमीडिएट बोर्ड्स का है तो बोर्ड डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा, इसी तरह यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि कौन सा सिलेबस पढ़ाना है और कितने टाइम के अंदर आपने उस चीज को कवर करवाना है। सिलेबस इज अ डिटेल्ड आउटलाइन और प्लान फॉर स्पेसिफिक कोर्स, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन टॉपिक, असाइनमेंट, असेसमेंट मेथड, सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। इसके अंदर कोर्स सब्जेक्टिव भी होते हैं, टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन सी असाइनमेंट देंगे, असेसमेंट कैसे करेंगे, कैसे ग्रेडिंग करेंगे, ये उसको वो कोर्स हमें बता रहा होगा। यानी पता चलता है ना कि 3 क्रेडिट आवर का है, 2 क्रेडिट आवर का है, 3+1 है, 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, वन एक जो है वो क्रेडिट आवर जो है वो उसका क्या बोलते हैं, 1 क्रेडिट आवर की प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब ये सारा कुछ उसी के अंदर आ रहा होता है। जी, इज इट क्लियर? जहां पे हो तो मुझे रोक लीजिएगा। मैं एक बात करता चलूं कि मुझे वो किसी ने ये कहा कि कल मैंने मैनेजमेंट के जो थे टॉपिक्स उसको बड़ी जल्दी से गुजार दिया, बड़ी जल्दी पढ़ा दिए। मैंने जानबूझ के जल्दी पढ़ाए थे। मुझे वो ज्यादा कोई कुछ वो चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही थी, और इसलिए मैंने जल्दी पढ़ाई थी कि वो चीजें मैंने आपको जब एमसीक्यूज के अंदर प्रैक्टिस करवानी है तो वो चीजें कवर हो जाएंगी। सेकंड, ये चीज आपने नोटिस की होगी कि मैंने वो कहा है कि मैं फ्री ऑफ कास्ट जो है वो पढ़ाऊंगा। उस जो अपने जो ग्रुप के जो जिन लोगों ने एफपीएससी के लिए अप्लाई किया है, देखें फ्री ऑफ कास्ट ना ये नेशन पढ़ती कोई नहीं है। इतने को जितनी भाई कार लेना, जिसने पे किया होता है ना उसे पेन होती है कि मैंने पे किया और मैंने क्लासेस लेनी है। फ्री में लोग पढ़ते कोई नहीं है, और बहुत कम कदर करते हैं। अगर कोई ऐसा कदर करने वाला है भी सही तो डेफिनेटली वो होगा कि जो फीस ना पे कर सकता होगा और उसने वो क्लासेस को उसे मौका मिला और ले रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात याद रख लें कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। सबसे पहले ये है कि आप लोगों को हर सूरत एफपीएससी क्रैक करना है, आपको एग्जाम में से निकलना है, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है। आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है, आपका किसी भी तरह का सवाल है, तो यू आर द फर्स्ट, पहले आपको रिप्लाई करूंगा, बाद में जो है वो किसी और को देखूंगा। तो आप तो इस मामले में परेशान ना हो। जिस कंसेप्ट की समझ नहीं आती आप जरूर बताएं, इंशाल्लाह मैं क्लियर करवा दूंगा। अच्छा, एलिमेंट्स की बात करें तो करिकुलम के हमारे पास करिकुलम के एलिमेंट्स हो या एजुकेशन के एलिमेंट्स की बात करें तो ये दोनों चीजें जो है वो, अच्छा ये दोनों जो है, ये दोनों चीजें जो है, अगर आपके एजुकेशन के पूछे या आपसे पूछ रहा हो करिकुलम के एलिमेंट्स, तो चारों हैं। ठीक है, पहला क्या है? एम्स। एम क्या होंगे? एम की जगह पे गोल भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। फिर उसके बाद कंटेंट की बात होती है कि मवाद क्या होगा, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या क्या पढ़ाना क्या है, यानी करिकुलम के एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहले भाई गोल क्या है, नेशन को, कौम को, लोगों को, बच्चों को सिखाना क्या है, ये एम्स है। एम्स को छोटे लेवल पे देखे तो गोल्स बन गया, उससे छोटे लेवल पे देखे तो ऑब्जेक्टिव बन गया। ये तीनों टर्म्स आप गाहे बगाए यूज कर सकते हैं। कंटेंट, कंटेंट क्या होता है कि वो मवाद, वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस, वो थ्योरीज, वो मवाद जो आपने बच्चों को सिखाना है, कंटेंट हो जाता है। टीचिंग मेथड क्या होती है? वो जो मेथड, जो कंटेंट आपने बच्चों को पढ़ाना है, उसको पढ़ाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे। इधर के आप लेक्चर मेथड करेंगे, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, कोई आप प्रैक्टिकल करवाएंगे, कौन से किस मेथड के जरिए आपने पढ़ाना है, या टीचिंग मेथड हो जाएगा। और देखें जब भी करिकुलम बन रहा होता है, ये चीज साथ में डिसाइड की जा रही होती है कि इन बच्चों को एवेल्युएट कैसे करना है। ये कोई अलग सी कहानी नहीं है, बल्कि बच्चों को जो है वो
साथ में डिसाइड किया जा रहा होता है कि इन इन बच्चों को हमने असेस कैसे करना है। तो ये वैल्यूएशन होती है। अगर मैं जरा सी इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है, थोड़ा सा वजाहत कर दी है। ऑब्जेक्टिव आर एक्सपेक्टेशन आर इंटेंडेड आउटकम ऑफ करिकुलम। ठीक है, एक्सपेक्टेशन होती है ऑब्जेक्टिव कि हमने ये अचीव करना है ना, मतलब मकसद। मैंने एक बार इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, गोल लिखा हुआ है या एम लिखा हुआ है, तीनों एक ही चीज है। अगर किसी चीज को बहुत ब्रॉड वे में ले रहे हो तो एम्स कहते हैं, थोड़े से माइनर लेवल पे 1-2 सालों की बात कर रहे हो तो गोल्स कहते हैं, अगर एक क्लास, एक दिन, एक हफ्ते की बात कर रहे हो तो इसको आप ऑब्जेक्टिव कह लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है होता क्या है, बेसिकली एक्सपेक्टेशन होती है कि हमने करना क्या है, हम इस करिकुलम से आउटकम क्या लेना चाह रहे हैं। हाईएस्ट, अच्छा ह्यूग्स ये किसी बंदे का नाम है। फोर सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव विच आर सोसाइटी, नॉलेज, लर्निंग सिचुएशन, लर्नर। चार तरह की चीजें ऑब्जेक्ट, जब भी हमने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, चार, एक सोसाइटी क्या चाहती है, क्या वो ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है, जो चीजें हमने बच्चों को सिखानी है क्या सोसाइटी उसको, सोसाइटी को एक्सेप्टेबल है ये चीज सिखाई जाए, कौन सा नॉलेज सिखाना है, लर्निंग सिचुएशन क्या है, किस तरह के माहौल के अंदर हम वो लर्निंग कर रहे हैं, और लर्नर कौन सा है, बच्चा जो उसकी एज कितनी है, उसकी समझने की उसका कैलिबर क्या है, उसका कैग्निटिव लेवल क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, क्या वो समझने के काबिल भी है कि नहीं है। ये चीजें हमें ऑब्जेक्टिव को बनाते हुए हमें ये पता होनी चाहिए। तो बेंजामिन बलूम जो था उसने भी मॉडल ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिए थे। इसके अलावा 3 ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। एक जनरल और यूनिट ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल। जनरल होते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, यानी सबके लिए, सबके पूरी नेशन के लिए। और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव जो स्पेसिफिक होते हैं, खास बच्चों के लिए, खास डिग्री के लिए, खास प्रोग्राम के लिए, खास टॉपिक के साथ जोड़े जाते हैं। तो खास तरह की प्रैक्टिकल, ये स्पेसिफिक होगा यानी। और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव वो जो बिहेवियर को देख के होते हैं, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये नॉलेज एंड एक्शन, वो तमाम चीजें जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो चीजें जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होती है और हम उसको करते हैं, ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। जनरल सब के लिए सेम, स्पेसिफिक किसी खास चीज के लिए, बिहेवियरल वो मिजाजों को देखते हुए, उन उस कौम को, इसको देखते हुए, वो सोसाइटी को देखते हुए उसको हम कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है, सबस्टेंटिव एंड सिंटैक्टिकल। अब सबस्टेंटिव क्या होते हैं कि बेस्ड ऑन फॉरवर्ड नेशनल, अब जो सबस्टेंटिव होते हैं जो फैक्ट बेस होते हैं, जो नॉलेज बेस होते हैं कि भाई ये हमारा नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। अब ये वाली चीजें जो बदलती नहीं है, ये सबस्टेंटिव होती हैं, ये वाली चीजें सिखाना। और सिंटैक्टिकल लफ्ज जो होता है वो बोलते हैं कि जिस चीज का ताल्लुक हमारी सोच के साथ हो, जहां हमारे थिंकिंग इन्वॉल्व हो, जिस काम को वो फैक्चुअल फैक्चुअल बेस ना हो, उसे सिंटैक्टिकल कहते हैं। और इसके अलावा ये यहाँ तक क्लियर हो गया, सेकंड चीज थी। अच्छा, टीचिंग मेथड मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया हुआ है। वो तमाम टीचिंग मेथड जो हमने चैप्टर 6 में किए थे, पेडागोजी, लर्निंग एक्सपीरियंस, वो टीचिंग मेथड के अंदर आते हैं। यानी बात कर रहे थे ना इसकी कि एम्स क्या है, कंटेंट क्या है, टीचिंग मेथड जो जिनसे के जरिए हमने पढ़ाना होता है, और एवेल्यूशन जिनके जरिए हमने बच्चों को चेक करना होता है, ये भी खाली छोड़ा हुआ है, इसको फिर ऐड कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद कुछ बात करते हैं कि यूनेस्को ने 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन करिकुलम, यूनेस्को ने करिकुलम के कितने पिलर्स की बात की है, 4 की। कौन? एक लर्निंग टू नो, लर्निंग टू, पहले लर्निंग जानने के लिए, यानी नॉलेज लेवल पे कुछ चीजें, लर्निंग टू नो कुछ नॉलेज लेवल पे चीजों को लेने के लिए, लर्निंग टू डू कुछ काम करने के लिए, वो लर्निंग होती है। लर्निंग टू लिव, जिंदा रहने के लिए एक प्रैक्टिकल वे। लर्निंग टू बी, लर्निंग कैसी हो, लर्निंग के बाद कैसे जो है किस काबिल हो जाएंगे। तो 4 पिलर्स जो है वो इसने यूनेस्को में बात की, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव। इस तरह 3 आई ऑफ करिकुलम, 3 आई ऑफ करिकुलम के इंटेंट, इरादा क्या है पढ़ाने का, इंप्लीमेंट कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये थोड़ा सा ये वाली चीजें ना आप ना ज़हन नशीन कर लें, ठीक है। यूनेस्को के 4 पिलर ऑफ करिकुलम, एजुकेशन करिकुलम कौन से थे? लर्निंग टू डू, लर्निंग लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव, लर्निंग टू बी। और इसी तरह 3 आई ऑफ करिकुलम क्या थे, इंटेंट क्या है हमारी, इंप्लीमेंट कैसे करना है, और इसके बाद इसको इम्पैक्ट, इसका असर असर क्या होगा। तो ये यूनेस्को के 4 पिलर ऑफ करिकुलम है। अच्छा, करिकुलम की टाइप्स, करिकुलम की बहुत सी टाइप्स हैं। ये ऐसे मैंने नाम लिखे हैं, अगर तो बेहतर ये है कि आप इस हर एक की डेफिनेशन आप कल करके आइएगा। मैं थोड़ा आपके जिम्मे असाइनमेंट लगा रहा हूँ। यानी यहाँ पे मैंने जो है ना वो आपके सामने तकरीबन कोई 30 के करीब करिकुलम लिख दिए हैं। करिकुलम की टाइप्स, आप इसको फॉर्मल करिकुलम कौन सा होगा, इनफॉर्मल, हिडन, कोर्स, स्पाइरल, ब्रॉड फील्ड, नैरो, इंटीग्रेटेड, मल्टीकल्चरल, एक्सपीरियंशियल, ये सारे करिकुलम आपने करके आने हैं। और बल्कि ये अहम भी हैं, ये कि इतने भी नॉर्मल ना लें। और जो इसमें से आपको ना आता हो, जो इसमें से आपको, जिसको समझना है, आपने कल मुझे बताना है
या ग्रुप के अंदर मैसेज करना है कि सर मुझे लर्नड करिकुलम की समझ नहीं आई, सर मुझे एक्सपीरियंशियल करिकुलम की समझ नहीं आई, तो मैं उस करिकुलम की वजाहत कर दूंगा। ठीक हो गया। तो ये वाला जो करिकुलम है ये आप लोगों ने खुद करना है, यानी सिर्फ जस्ट डेफिनेशन पता हो कि इंटीग्रेटेड करिकुलम कौन सा होता है, रेकमेंडेड करिकुलम कौन सा होता है। एक दफ़ा आपने सारी की डेफिनेशन कर लेनी है, और वो डेफिनेशन करने से फिर भी किसी की समझ ना आ रही करिकुलम की, वो पूछ लीजिएगा। हम कुछ ज़्यादा कंटेंट कर लें, मेरी ख्वाहिश है कि हम कल मैं करिकुलम को ख़त्म कर दूँ कल के दिन, और कल ख़त्म करने के बाद परसों से हम एमसीक्यूज करें। अच्छा, ये कोर करिकुलम, अब जो अहम है इसमें से है ना वो मैं पढ़ा रहा हूँ। कोर होता है जरूरी, लाजमी, ऐसा करिकुलम, ऐसी चीजें जो हर बच्चे का सीखना जरूरी हो। जैसे आप बच्चे को दाखिल करवाते हैं, अब बच्चे को दाखिल करवाने के बाद प्राइमरी लेवल पे, जैसे हम कहते हैं कि प्राइमरी लेवल का बच्चा जो एक स्कूल से निकले, उसको उर्दू लिखना पढ़ना आती हो, उसे इंग्लिश लिखना पढ़ना आती हो, उसे मैथ, बेसिक मैथ लिखना पढ़ना आती हो, जिसको तीन चीजें आती हैं वो फिफ्थ क्लास में कर गया है, वो ऑल इज वेल ओके है। कोर करिकुलम वो जरूरी चीजें जो करवाना जरूरी है, जिनकी बुनियाद पे फाउंडेशन बनती है, जिनकी बुनियाद पे जो बेस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो जो कॉमन लर्निंग है, जो हर एक के लिए लर्निंग करना जरूरी है, जो जिसके अंदर बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट वो फेस करते हैं। यानी आप देखें ना कि अब जैसे आप हम इंटर की बुनियाद पे कॉलेज में देखें, तो कॉलेज में हमारी सबसे ज्यादा किस क्लास में रश होता है? इंग्लिश में। किसके रश होता है? उर्दू में। किस में रश होता है? इस्लामियात में। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट, अब मेडिकल, नॉन मेडिकल, एफ ए आई टी, एफ एस सी, फला फला, जो है ना वो जो आई सी एस, इसके अलावा और बहुत, अब ये सारी बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होती गई। फिर आर्ट्स के अंदर हर सब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन होती गई कि फला बच्चे एजुकेशन के हैं, फला फिजिकल एजुकेशन के हैं, फला कंप्यूटर के हैं, फला स्विक्स के हैं, फला सोशियोलॉजी के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं। अब वो थोड़े थोड़े बच्चे लेके बैठे होते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की क्लास होती है तो सारे आते हैं, सारे इकट्ठी पूरी क्लास 300 का मजमा होता है। तो बेसिकली यानी वो कोर करिकुलम से मुराद क्या है? वो जरूरी नॉलेज, वो जरूरी चीजें जो बच्चों को सिखाई जा रही होती हैं, तो जो मैक्सिमम बच्चे सीख रहे होते हैं, जो सबके लिए होती है, वो वाली कोर करिकुलम बोलते हैं। और ये वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। बट इतना याद रख लें, कोर करिकुलम जरूरी चीजें होती हैं। हिडन करिकुलम ऐसी चीजें जो किताबों में नहीं लिखी हुई, लेकिन वो बच्चे सीखते हैं। यानी बच्चे कॉलेज की चार दीवारी अब कॉलेज की किताब के अंदर बहुत सी चीजें नहीं लिखी हुई, और वो बच्चा कॉलेज में आने के बाद कॉलेज की चार दीवारी से, कॉलेज के माहौल से, इर्द गिर्द से वो चीजें सीख रहा है। तो आर द करिकुलम विच वी लर्न फ्रॉम टीचर हैव सिलेबस लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, वो सारी चीजें जो तो लिखी हुई हैं और वो पढ़ाई जा रही हैं, ये तो हो गया करिकुलम हो गया। वेर हिडन, और हिडन करिकुलम वो होगा जो सिलेबस के अंदर लिखी हुई नहीं है, नॉट प्रॉपर डिफाइंड है, वो डिफाइंड। अब देखिए, मैंने कॉलेज में जाके मैंने अपने उस्तादों से बैठना, मैंने उस्तादों से सलाम करना, मैंने उनसे बोलना, मैंने उनको आइडियलाइज करके उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। अब वो चीज़ें मेरी सिलेबस के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने वहाँ से सीखी हैं। मैंने जो है वो बेईमानी करना, मैंने ये चीज़ें भी उसी इदारे से सीखी हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कब झूठ बोलता है। तो यानी वो सारी चीज़ें जो मुझे सिखाई गई हैं, वो किताबों के अंदर मौजूद नहीं, एक इदारा सिखा रहा है, इदारे की चार दीवारी, इदारे का माहौल मुझे सिखा रहा है। ये वाली चीज़ें हिडन करिकुलम होंगी। यानी एक बेसिकली अनरिटन सोशल रूल्स होते हैं। जैसे आप किसी बच्चे को किसी छोटे से इलाके के, एक अनपढ़ इलाके के बच्चे एक इदारे के अंदर भेजते हैं। अब बच्चा वहाँ पे जो वैल्यूज सीखता है, वो वहाँ के जो उस इलाके के बच्चे उस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, और उनकी जो सोशल वैल्यूज हैं, उनके घर का जो माहौल है, वो बच्चे उनसे वही सीख के अपने घर में आ रहे हैं। तो बेसिकली वो चीज़ें जो बच्चे वहाँ से उस स्कूल से सीख के अपने घर में आके कर रहे हैं, वो चीज़ें किताब में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन वो बच्चे ने अपने इर्द गिर्द के बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख के वो वहाँ से सीखी, उस्तादों के रवैयों से सीखी, और उसको घर आके बच्चा वो कर रहा है। तो ये अनरिटन सोशल रूल जो है, ये हिडन करिकुलम के अंदर आएंगे। 1968 के अंदर फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। हम सोसाइटी से, हम अपने दोस्तों से, हम कल्चर से सीख रहे होते हैं। हम पंक्चुअलिटी सीखते हैं तो कोई सिखाने वाला होता है, हम वैल्यूज सीखते हैं तो कोई सिखाता है। नॉर्म्स, ट्रेडिशन, रिस्पेक्ट, एथिक्स, ये सारी चीज़ें जो हमारी तरबियत के अंदर होती हैं, यानी हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, हम हमारी वैल्यूज अच्छी हैं, हम बड़ों का एहतराम करते हैं, हम खाना अच्छा बनाते हैं, हमारे एथिक्स है, हम लोगों को सर्व अच्छी तरह करते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं, हम टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो किताब के अंदर नहीं, कम लिखी हुई थी, लेकिन वो चीज़ें हमने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने घर से, अपने स्कूल से, अपने असातिज़ा से सीखी हैं। ये चीज़ें हिडन करिकुलम कहलाएंगी।
फिर उसके बाद नल करिकुलम। नल करिकुलम एक ऐसा करिकुलम है, वो चीजें जो किताबों में लिखी हुई हैं लेकिन नहीं पढ़ाई गई, उस चीज को स्किप कर दिया गया है किसी भी मसलियत के तहत। मेरे एक सबक के अंदर, मेरे एक किताब के अंदर एक ऐसा लेसन शामिल है जो कि वो प्योर ऐसा है कि जो क्रिटिसिज्म कर रहा है किसी और रिलीजन के ऊपर, और मेरे पास बच्चे क्लास के अंदर वो जो है वो क्रिश्चियन भी हैं, अदर जो है वो रिलीजियस के हैं, तो मैं वो लेसन स्किप करता हूँ, कहीं इन बच्चों को हेट ठेस ना पहुंचे, इनको इससे हेट ना हो जाए, मैं उस चीज को मैनिपुलेट कर देता हूँ। बेसिकली ये नल करिकुलम है। यहाँ कुछ बोर्ड की स्कीम ऑफ स्टडी आई, और उसके अंदर जो है ना वो चैप्टर पेपर में शामिल ही नहीं है, मैं उसको एक्सक्लूड कर देता हूँ। कोई और किसी कन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है, किसी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, या सोसाइटी के उस सोसाइटी में जिसमें पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक, वो चीज़ें सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं, या कोई ऐसा जेंडर बाइस या ऐसी कोई सेक्सुअल कोई किसी तरह का टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे मेरी क्लास के अंदर मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट बैठे हैं, और मुझे उस टॉपिक को पढ़ाते हुए हेजिटेशन फील हो रही है, या उन बच्चों को एक ही टाइम में को एजुकेशन में वो टॉपिक पढ़ाना मुनासिब नहीं है और वो ठीक नहीं लगता, मैं उसको छुड़वा देता हूँ, तो ये वाली चीजें नल करिकुलम के अंदर आ जाएंगी। यानी ये एजुकेटर डिसाइड करता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसको पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। और सम टाइम ये इंटेंशनली भी होता है, सम टाइम ये अनइंटेंशनली भी होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर माहौल में पढ़ाना जरूरी नहीं होती। टीचर उस कंटेंट को इग्नोर करता है, किसी सब्जेक्ट की डिटेल को, किसी चीज को इग्नोर करता है, उसे हम कहेंगे। इसी तरह सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, ऐसा करिकुलम जो सब्जेक्ट के ऊपर बेस कर रहा हो। जैसे हम लोग पढ़े थे, हमें बताया बेटा आपने पहली 5 लाइनें याद करके आनी है, फलां हेडिंग याद करके आनी है, फलां सफ़ा याद करके आना है, फलां टॉपिक करके आना है। अब ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी, यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसकी थी? नॉलेज की थी। यहाँ इंपॉर्टेंट किसकी थी? किताब की थी। ये एक रिजिड था, एक एक सब्जेक्ट को फोकस किया जाता, उसके प्रॉपर प्लानिंग करके आते, उस्ताद उसको पढ़ाते, उसको कहते या ये वाली मशक, ये वाले सवाल, ये चीजें करके आनी है। तो ये बेसिकली एक सब्जेक्ट के गिर्द वो बात घूमती थी। ये कोई बाकी सब्जेक्ट, बस ये पता था यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, उस्ताद ने पढ़ाया, कल उस्ताद ने सुनना है, कल टेस्ट लेना है। स्टूडेंट पैसिव होता है, टीचर एक्टिव होता है, क्लासरूम क्वाइट होती है, उस्ताद आता है, प्लान करके आता है, एक सबक उस्ताद पढ़ाता है, बड़ी क्लास को पढ़ाता है, और इसके अंदर कोई ज्यादा प्रॉपर टीचर की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। बेसिकली एक रूट लर्निंग इसके अंदर एक किस्म का होता है। और ये करिकुलम डेवलपमेंट, ये बेसिकली करिकुलम के ऊपर कोई इसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट कम हो रही होती है, बस उस करिकुलम को लेकर चल रहे होते हैं कि ये चीज हमने रट्टा लगवानी है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन एज ऑर्गेनाइज, उन चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसके मैथ, साइंस, लैंग्वेज, आर्ट, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, कंटेंट असेसमेंट क्राइटेरिया, वो तो हर सब्जेक्ट के लिए हमारा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, कौन से कंटेंट उसके अंदर पढ़ाना है, कैसे उसको असेस करना है। तो ये सारी सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के अंदर हो गए। अब चाइल्ड सेंटर करिकुलम एक ऐसा करिकुलम है जिसके अंदर पढ़ाना उस्ताद ने अपनी मर्जी से है, लेकिन उस्ताद बच्चों को मद्देनजर रख के पढ़ाता है, कि ये एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है। बच्चों को साथ लेके चलना, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनको लर्निंग टू डू बाय डूइंग करवाना, उनको एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग करवाना, बच्चों को एक्टिव करना, बच्चों को फोकस करना, इंडिविजुअल बच्चे को जो है तवज्जो देना, उनसे एक एक बच्चे से चीज परफॉर्म करवाना, उनकी लर्निंग की नीड्स को पूरा करना, उनके लर्निंग के जो चाइल्ड पेस है, जब बच्चा पढ़ना चाहता है तब पढ़ाएं, जब नहीं पढ़ना चाहता तब खिलाएं, जो बच्चा जिस तरह, यानी बच्चा चलना चाहता है उस तरह चलाएं। एक बात, करिकुलम को मुझे पता है कि कौन सा पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाना बच्चों की पेस से है, जिस स्पीड से बच्चे सीखते हैं, जितनी बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी है, जितने बच्चे लर्निंग के लिए एक्टिव हैं, जितनी बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे उन बच्चों को पढ़ाना है। टीचर यहाँ पे गाइड और फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा होता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम, ऐसा करिकुलम जिसके अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है। यानी देखिए, मैं बच्चों को एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि यूरिया खाद जो है ये कैसे बनती है। अब मैं एक टॉपिक आया है केमिस्ट्री के अंदर, अगर मैं बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा कि यूरिया खाद में इसका फार्मूला है, ये तो एक सिंगल सब्जेक्ट होगा, बच्चों की समझ नहीं आएगी। मैं इस टॉपिक को 3 हिस्सों पे लेके जाऊंगा। मैं इसको बताऊंगा कि पहले ये इसके लिए जो चीजें मुझे चाहिए यूरिया के लिए, तो वो कहाँ कहाँ से आता है, वो गाय के, वो जानवरों के गोबर से और फला फला चीजों के मिलने से, फला बियोलॉजिकल एस्पेक्ट, बियोलॉजी की चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे वो जो है ना वो डिकम्पोजिशन होती है, कैसे सारी चीजें बनती हैं। उसके बाद जो है ना, अब वो मैं कुछ बायोलॉजी को मैंने मिलाया, फिर मैंने कुछ फार्मूलाज को मिलाया, फिर मैंने कुछ फिजिक्स का तड़का लगाया। अब मुख्तलिफ कंसेप्ट को आपस के अंदर मिला के मैंने एक कंसेप्ट बच्चों को बताया, और वो कंसेप्ट समझने के बाद बच्चे इस काबिल हो गए कि वो बच्चे आइंदा कभी उसको भूलेंगे नहीं। तो ये इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है।
आप यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों से कोई प्रोजेक्ट करवाते हैं और प्रोजेक्ट करवाने के लिए आप उनसे उनको कोई चीज़ देते हैं। अब उसके अंदर अगर बच्चे को कहें आईसी का इस्तेमाल करना, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना, जो रजिस्टर है उसका इस्तेमाल करना, मुख्तलिफ जो चीज़ें कंपोनेंट हैं उनका इस्तेमाल करके बच्चा एक चार्जर बनाए, लेकिन उस चार्जर के लिए आपको मैकेनिकल शेप भी तो चाहिए। अब इसके लिए बच्चा जो है उसको मैकेनिकल का सब्जेक्ट, मैकेनिक्स ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो पढ़ी होनी चाहिए। इसी तरह बच्चे को डिजिटल कम्युनिकेशन वाला बच्चे को पता होना चाहिए, ट्रांसफार्मर। अब उसने मोटर वाला, हमारे पास एक पावर का सब्जेक्ट होता था, ये मैं थोड़ी सी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इंजीनियर भी हूँ, मतलब इलेक्ट्रिकल, तो मैं मुझे उसकी मिसाल फिट कर रही है। अब मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़े थे, मैंने जो है वो पावर का सब्जेक्ट पढ़ा था, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ा था, मैंने उसके अंदर जो है वो डिजिटल कम्युनिकेशन का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा था। अब वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की लर्निंग, एक एक चीज वो इकट्ठी हुई, और मैंने उसके बाद फिर एक मोबाइल का चार्जर बनाया, और मोबाइल का चार्ज बना के उसका एक कवर अप किया, उसके लिए वो सारी जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की लर्निंग को इकट्ठा करके मैं एक काम परफॉर्म करता हूँ। ये इंटीग्रेटेड करिकुलम होती है, जहाँ आप छोटे बच्चों की अगर देखिए किताब देखते हैं, उसके अंदर इस्लामियात भी है, मुताला पाकिस्तान भी है, और जनरल साइंस भी है। आप ये कहेंगे एक इंटीग्रेटेड करिकुलम है। आप 8वीं क्लास की साइंस देखते हैं जिसमें 5 चैप्टर फिजिक्स, 5 बायोलॉजी, 5 केमिस्ट्री के हैं, तो आप ये कहते हैं कि ये इंटीग्रेटेड करिकुलम है, जहाँ मुख्तलिफ कंसेप्ट को, मुख्तलिफ किताबों को इकट्ठा करके एक कंसेप्ट को पढ़ाया जा रहा हो, इसे इंटीग्रेटेड करिकुलम बोलते हैं। यानी इंटर डिसिप्लिनरी होता है, इंटर डिसिप्लिनरी भी होता है। एक ही सब्जेक्ट के, अब यहाँ से बात को समझना है, एक ही सब्जेक्ट के मुख्तलिफ टॉपिक्स को नीचे ऊपर उन सारों को इकट्ठा कर देना, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को उनको आपस के अंदर इकट्ठा कर देना, ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट के, यानी मुख्तलिफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को इकट्ठा करते हैं, तो ये इंटर डिसिप्लिनरी हो जाएगा। और फिजिक्स के नीचे वाले बेसिक से फिजिक्स के ऊपर वाले हायर लेवल पे उनको इकट्ठा करना, ये हमारे पास इंटरा डिसिप्लिनरी हो जाएगा। तो ये वाली चीजें हमारे पास आती हैं। ये सारी चीजें मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। अच्छा, इस लर्न करिकुलम, ऐसा करिकुलम जो लर्निंग तजर्बात करने के बाद उसको सीखा गया हो और वो फायदा मंद रहा हो स्टूडेंट को, तो ये वाला लर्न करिकुलम होता है कि इसको पहले करके इससे फ्रूटफुल नताज हासिल किए जा चुके हैं। मे हैव सम एक्स्ट्रा चेंजिंग, हाँ ठीक है इसके अंदर कुछ आप चेंजिंग कर ले, लेकिन ये करिकुलम सक्सेसफुल रहा है, ये जबरदस्त रहा है पहले, तो ये लर्न